अपराध और दंड, अध्याय 3 भाग 1। रस्कोल्निकोव सोफे पर उठकर बैठ गया। उसने कमजोरी के साथ अपना हाथ हिलाकर रजुमिखिन को इशारा किया कि वो उसकी माँ और बहन को संबोधित करके सांत्वना की जो भावपूर्ण मगर अनर्गल बातें कर रहा था उसे बंद कर दे। फिर उसने उन दोनों के हाथ पकड़े और 1-2 मिनट तक कुछ भी कहे बिना बारी बारी उन्हें घूरता रहा। उसकी माँ उसके भाव देखकर डर गई। उसमें एक ऐसी भावना की साफ झलक दिखाई देती थी जिसमें दारुण विपदा के साथ एक तरह की जड़ता भी थी, लगभग पागलपन जैसी। पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना रोने लगी। अवदोत्या रोमानोवना भी पीली पड़ गई। भाई के हाथों में उसके हाथ कांपने लगे। घर चली जाओ। इसके साथ उसने रजुमिखिन की ओर इशारा करके उखड़े हुए स्वर में कहा, कल फिर मिलेंगे, सारी बातें कल होंगी। तुम लोगों को आए क्या बहुत देर हो गई? आज शाम ही तो आए, रोद्या, पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने जवाब दिया। गाड़ी बेहद लेट थी। लेकिन रोद्या, मैं इस वक्त किसी भी हालत में तुमको अकेला छोड़ जाने को तैयार नहीं हूँ। रात को मैं रहूंगी तुम्हारे पास। तंग मत करो मुझे, रस्कोल्निकोव ने चिड़चिड़ा कर कहा। मैं इसके पास रह जाता हूँ, रजुमिखिन बोला। मैं इसे पल भर भी नहीं छोड़ सकता। भाड़ में जाएं सारे मेहमान। चाचा तो वही है, संभाल लेगा। कैसे, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने रजुमिखिन के हाथ एक बार फिर अपने हाथों में लेकर बात शुरू की थी कि रस्कोल्निकोव ने फिर बीच में ही टोक दिया। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, उसने झुंझलाकर दोहराया। मुझे परेशान न करो, बस सब लोग निकल जाओ। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आओ माँ, कम से कम कुछ पल के लिए कमरे के बाहर चलें। दुनिया ने फिक्रमंद होकर दबी जबान में कहा। हमारी वजह से उन्हें उलझन हो रही है, ये तो देख रही हो। 3 बरस बाद भी जी भर कर देख नहीं सकती। पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने रो रो कर कहा। ठहरो, उसने उन्हें फिर रोका। तुम लोग बीच में टोकती रहती हो और मेरे विचार उलझ कर रह जाते हैं। लूजिन से भेंट हुई? नहीं रोद्या, लेकिन उन्हें हमारे पहुंच जाने की खबर मिल गई है। हमने सुना है रोद्या की प्योत्र पेत्रोविच भलमनसाहत के साथ आज तुमसे मिलने आए थे। पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने कुछ डरते हुए कहा। हाँ, भलमनसाहत तो थी ही उनकी। दुनिया, मैंने लूजिन से कह दिया कि मैं उसे नीचे फेंक दूंगा और यह भी कहा कि वह जहन्नुम में जाए। क्या कह रहे हो रोद्या, कहीं तुमने सचमुच? पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने सहम कर बात शुरू की थी कि दुनिया की ओर देखकर अचानक रुक गईं। अवदोत्या रोमानोवना ध्यान से अपने भाई को देख रही थी कि अब आगे क्या होने वाला है। इस झगड़े के बारे में वे दोनों नस्तास्या से उतना तो पहले ही सुन चुकी थीं, जितना वह उसे समझ सकी और बयान कर सकी थी। तकलीफ पाने के अलावा वे चिंता और दुविधा में भी पड़ गई थीं। दुनिया, रस्कोल्निकोव ने कुछ कोशिश करके अपनी बात जारी रखी। मुझे ये शादी एकदम पसंद नहीं, इसलिए तुम कल पहला मौका मिलते ही लूजिन से इनकार कर दो, ताकि हमें उसका नाम भी फिर कभी सुनाई न दे। हे भगवान, पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना चीख उठी। सोचो तो भैया, तुम कह क्या रहे हो? अवदोत्या रोमानोवना ने बेचैन होकर कहना शुरू किया, लेकिन उसने फिर फौरन अपने आप को संभाल लिया। शायद तुम अभी ठीक से बातें करने की हालत में नहीं हो, बहुत थक गए हो, उसने अपनी बात जारी रखते हुए बड़ी नरमी से कहा। तुम समझती हो मुझे सरसाम है नहीं। तुम लूजिन से मेरी खातिर शादी कर रही हो, लेकिन मुझे ये कुर्बानी नहीं चाहिए। इसलिए तुम कल ही खत लिखकर उससे इनकार कर दो। सुबह मुझे दिखा देना, झगड़ा खत्म हो जाए। मैं यह नहीं कर सकती। नौजवान लड़की बुरा मानकर चिल्लाई। मैं क्यों? दुनेचका, तुम्हें भी सब्र नहीं है? चुप रहो, कल देखा जाएगा। देखती नहीं, माँ घबराकर उसकी ओर लपकी। आओ चलें। ये होश में नहीं, रजुमिखिन नशे में डूबी आवाज में बोला, वरना इतनी हिम्मत कैसे पड़ती? कल ये सारी हिमाकत खत्म हो जाएगी। आज इसने उन्हें यहाँ से सचमुच भगा दिया था, इतना तो एकदम सच है। फिर लूजिन को भी गुस्सा आ गया था। वे यहाँ भाषण झाड़ रहे थे, अपने विद्वान होने का रोब जमाना चाहते थे, पर गए जब तो दुम दबाए हुए। तो सच है ये बात? पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने चीखकर पूछा। कल मिलेंगे भैया, दुनिया ने दयाभाव से कहा। आओ माँ, चलें।
तो चलते हैं रोद्या। सुनो बहन, उसने आखिरी बार कोशिश करके उनके जाते जाते दोहराया। मैं सरसाम में नहीं हूँ, यह शादी एक कलंक है। मैं अगर बदमाश लफंगा हूँ तो भी तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम दोनों में से कोई एक ही रहेगा, और मैं अगर बदमाश हूँ तो भी ऐसी बहन को कभी अपनी बहन नहीं मानूंगा। या लूजिन। ठीक है, अब जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तानाशाह बन रहा है। रजुमिखिन गरजा, लेकिन रस्कोल्निकोव ने कोई जवाब नहीं दिया और शायद दे भी नहीं सकता था। वो एकदम निढाल होकर सोफे पर लेट गया और अपना मुंह दीवार की ओर फेर लिया। अवदोत्या रोमानोवना दिलचस्पी से रजुमिखिन को देखती रही। उसकी काली आंखों में बिजली जैसी चमक थी। उसकी इस तरह की निगाह से रजुमिखिन चौंक पड़ा। पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना अवाक खड़ी थीं। मैं किसी भी हालत में नहीं जाने की, उन्होंने निराशा में डूबे स्वर में रजुमिखिन से धीरे से कहा। मैं यहीं कहीं रह जाती हूँ, तुम दुनिया को घर पहुँचाओ, और आप सारा बना बनाया खेल बिगाड़ेंगी। रजुमिखिन ने बेचैन होकर उसी तरह धीमी आवाज में कहा। बहरहाल, आप बाहर सीढ़ियों पर तो आइए। नस्तास्या, रोशनी दिखाना जरा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वह सीढ़ियों पर पहुंचकर भी कुछ कानाफूसी के ढंग से कहता रहा कि आज तीसरे पहर वह मुझे और डॉक्टर को मारने पर ही आमादा था। आप समझ रही हैं न, डॉक्टर तक को वह भी हार मानकर यहाँ से चलता बना ताकि इसे झुंझलाहट न हो। मैं नीचे खड़ा पहरा देता रहा, लेकिन उसने झटपट कपड़े पहने और आंखें बचाकर खिसक गया। अगर आपकी किसी बात पर वह झुंझलाया तो इसी रात को फिर कहीं खिसक जाएगा और अपने आप को किसी मुसीबत में डाल लेगा। कह क्या रहे हो? इसके अलावा अवदोत्या रोमानोवना को भी आपके बिना अकेला उस घर में छोड़ा नहीं जा सकता। जरा सोचिए, आप कहाँ ठहरी हुई हैं? उस बदमाश प्योत्र पेत्रोविच को आपके लिए कोई इससे अच्छा घर भी नहीं मिला। लेकिन आप जानती हैं न, मैंने थोड़ी पी रखी है और उसी की वजह से गाली बक रहा हूँ। बुरा न मानिएगा, लेकिन मैं यहाँ मकान मालकिन के पास रह जाऊंगी। पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना अपनी बात पर अड़ी रहीं। मैं उसकी मिन्नत करूंगी कि वो मेरे और दुनिया के सोने के लिए किसी कोने में जरा सी जगह दे दे। मैं इसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती। ये सारी बातचीत मकान मालकिन के दरवाजे के ठीक सामने की खुली जगह में हो रही थी। नस्तास्या एक सीढ़ी नीचे खड़े होकर रोशनी दिखा रही थी। रजुमिखिन असाधारण सीमा तक बेचैन था। आध घंटे पहले वह जब रस्कोल्निकोव को घर ला रहा था, तब भी उसकी जबान जरूरत से ज्यादा चल रही थी। लेकिन उसे इस बात का पता जरूर था, और काफी शराब पी लेने के बावजूद उसका दिमाग सुलझा हुआ था। इस समय वो खुशी और मस्ती के आलम की सी स्थिति में था, और लग रहा था कि उसने जितनी भी पी रखी थी, वो सब कई गुना असर के साथ दिमाग पर चढ़ती जा रही थी। वो दोनों हाथों में उन दोनों औरतों के हाथ पकड़े हुए खड़ा उन्हें समझा बुझा रहा था और अद्भुत सीमा तक सीधे सादे शब्दों में उनके सामने तर्क प्रस्तुत कर रहा था। लगभग हर शब्द के साथ, शायद अपनी दलील पर जोर देने के लिए, वह इतना कसकर उनके हाथ दबाता था कि उन्हें तकलीफ होने लगती थी, मानो किसी ने शिकंजा कसा हो। वह शिष्टता की जरा भी परवाह किए बना अवदोत्या रोमानोवना को घूरता रहा। दोनों कभी कभी अपने हाथ उसके बड़े बड़े, सख्त हड्डियों वाले पंजों से छुड़ाने की कोशिश करती, लेकिन इस बात पर ध्यान देना तो दूर की वे क्या चाहती हैं, वो और भी उनके करीब खींच आता। वे अगर उससे कहती कि सर के बल सीढ़ियों से नीचे कूद जाए तो उनको खुश करने के लिए सोचे समझे बिना या जरा भी संकोच किए बिना वह ये भी करने को तैयार हो जाता। हालांकि पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना यह महसूस कर रही थीं कि वो नौजवान कुछ सनकी था और उनके हाथ जरूरत से कुछ ज्यादा ही दबा रहा था, लेकिन वे अपने रोद्या की चिंता में डूबी हुई थीं और वहां उसकी मौजूदगी को ईश्वर की कृपा समझ रही थीं। इसलिए वे उसकी इन सभी अजीब हरकतों को नजरअंदाज करने को भी तैयार थीं। अवदोत्या रोमानोवना भी अपने भाई की तरफ से उतनी ही चिंतित थी, और वह स्वभाव से ऐसी डरपोक भी नहीं थी। लेकिन रजुमिखिन की आंखों की दहकती चमक को देखकर उसे भी ताज्जुब होने लगा और वह कुछ डर गई। नस्तास्या ने उसके भाई के इस विचित्र दोस्त के
बारे में जो कुछ बताया था, उसकी वजह से उसके मन में अगर उसके लिए असीम विश्वास न पैदा हुआ होता तो वो उसके पास से जाने कब की भाग गई होती और अपनी माँ को भी भागने के लिए मजबूर किया होता। ये भी उसने सोचा होगा कि अब भागना भी शायद असंभव है। लेकिन कोई 10 मिनट बाद वह आश्वस्त हो गई। रज्जुमिखिन की यही विशेषता थी कि उसकी मनोदशा जो भी हो, लेकिन वह अपना स्वभाव फौरन जाहिर कर देता था। सो लोग बहुत जल्द समझ जाते थे कि उनका किस तरह के आदमी से साबका पड़ा है। आप मकान मालकिन के पास नहीं जा सकती, यह एकदम बेतुकी बात होगी, उसने ऊंचे स्वर में कहा। आप हालांकि उसकी माँ हैं, पर आप अगर यहाँ रुकी तो आप उसे जुनून की हद तक पहुँचा देंगी, और तब भगवान ही जानता है कि जो भी हो जाए, थोड़ा है। सुनिए, मैं बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। उसके पास इस वक्त नस्तास्या रहेगी, और मैं आप दोनों को घर पहुँचाए देता हूँ। आपका सड़क पर अकेले जाना ठीक नहीं है। पीटर्सबर्ग वैसे बहुत ही बेहुदा जगह है। पर कोई बात नहीं, फिर मैं लौटकर सीधा यहीं आऊँगा, और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि 15 मिनट बाद आकर आपको सारा हाल बता दूंगा कि वह कैसा है, सो रहा है कि नहीं, वगैरह वगैरह। अब उसके बाद की सुनिए। फिर मैं पलक झपकते सीधे अपने घर जाऊंगा, वहां मेरे मेहमान जमा है, पर सब नशे में चूर, और जोसिमोव को साथ ले आऊंगा, उसी डॉक्टर को जो इसका इलाज कर रहा है। वह भी वही है, लेकिन नशे में नहीं है, वो कभी नशे में नहीं होता। मैं उसे घसीटकर पहले रोद्या के पास लाऊंगा, फिर आपके पास लाऊंगा, और इस तरह आपको घंटे भर में 2 रिपोर्टें मिल जाएंगी, डॉक्टर की रिपोर्ट भी। आप समझ रही हैं न, खुद डॉक्टर की रिपोर्ट, जो मेरे बताए हुए हाल से पूरी तरह अलग कोई चीज़ होगी। अगर ऐसी वैसी बात हुई तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं खुद आपको यहाँ लाऊंगा, और अगर सब ठीक ठाक रहा तो आप सो जाइएगा। मैं रात भर यहीं रहूंगा ड्योरी में, पर उसे मेरा पता तक नहीं चलेगा। जोसिमोव को मैं मकान मालकिन के यहाँ सुला दूंगा ताकि वक्त जरूरत वह यहाँ हो। उसके लिए बेहतर कौन है इस वक्त, आप या डॉक्टर, इसलिए चलिए, घर चलिए। और आपका मकान मालकिन के यहाँ जाने का सवाल ही नहीं उठता, वह आपको रखेगी भी नहीं, क्योंकि वह बेवकूफ़ है। अगर आप जानना ही चाहती हैं तो मेरी वजह से उसे अवदोत्या रोमानोवना से जलन होने लगेगी, और आपसे भी। अवदोत्या रोमानोवना से तो जरूर ही होगी। उसके बारे में यकीन के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब क्या कर बैठे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं भी तो बेवकूफ़ हूँ। कोई बात नहीं, मुझ पर आपको भरोसा है, बताइए, मुझ पर भरोसा है कि नहीं? चलो माँ, अवदोत्या रोमानोवना ने कहा, इन्होंने जो वादा किया है उसे ये जरूर पूरा करेंगे। रोद्या की जान तो इन्होंने ही बचाई है, और अगर डॉक्टर सचमुच रात को यहाँ रहने पर राजी हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। यानी कि आप मुझे समझ रही हैं, क्योंकि आप फरिश्ता हैं। रज्जुमिखिन खुशी से पागल हो उठा। आइए चलें। नस्तास्या, भाग कर ऊपर जाओ और रोशनी लेकर जरा उसके पास बैठो। मैं अभी 15 मिनट में आता हूँ। पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना को पूरी तरह भरोसा तो नहीं था, लेकिन उन्होंने और ज्यादा आग्रह नहीं किया। रज्जुमिखिन दोनों को अपनी एक एक बांह का सहारा देकर सीढ़ियों से नीचे उतार लाया। हालांकि यह बहुत मुस्तैद और अच्छे स्वभाव का है, माँ बेचैनी से सोच रही थी, लेकिन क्या अपना वादा पूरा कर पाएगा? हालत तो इसकी ऐसी है कि मुझे पता है। आप शायद ये समझ रही हैं कि मेरी हालत इस वक्त ऐसी नहीं है। रज्जुमिखिन ने उनके विचारों को भांपकर उनको हतप्रभ कर दिया। वह सड़क की पटरी पर लंबे लंबे डग भरता चल रहा था, जिसकी वजह से दोनों महिलाओं को उसके साथ चलने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन उसका इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं गया। सरासर बकवास। मेरा मतलब है, मैंने इतनी पी ली है कि मेरी मति मारी गई है, लेकिन ये बात है नहीं, मुझे शराब का नशा नहीं है। आपको देखकर मेरा दिमाग फिर गया है, लेकिन गोली मारिए मुझे। मेरी किसी बात की ओर भी ध्यान मत दीजिए। मैं बकवास कर रहा हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ। बिल्कुल आपके लायक नहीं हूँ। आपको घर पहुँचाने के बाद मैं यहीं मोरी पर अपने सर पर 2 बाल्टी पानी डालूंगा और एकदम ठीक हो जाऊंगा। काश आपको मालूम होता कि मुझे आप दोनों से कितनी मोहब्बत है। हंसिए मत और नाराज भी मत होइए। आप किसी से भी नाराज हो जाएं,
लेकिन मुझसे मत हो। मैं उसका दोस्त हूँ, इसलिए आपका भी दोस्त हूँ, यानी बनना चाहता हूँ। मैंने गोया एक सपना देखा था। पिछले साल एक पल ऐसा आया था, हालांकि सच पूछिए तो वह सपना नहीं था, क्योंकि आप तो जैसे आसमान से उतरी हैं। पर मैं समझता हूँ कि अब मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। कुछ ही समय पहले तक जोसिमोव को भी डर था कि यह पागल हो जाएगा, और इसलिए ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे उसे चिड़चिड़ाहट हो। कह क्या रहे हो तुम? माँ ने चिंतित स्वर में कहा। डॉक्टर ने सचमुच ऐसी बात कही थी? अवदोत्या रोमानोवना ने सहम कर पूछा। लेकिन बात ऐसी है नहीं, एकदम नहीं है। उसने इसे कोई दवा दी थी, कोई पुड़िया थी, मैंने खुद देखा था, और फिर आप लोगों के यहाँ आ जाने से। आह, कितना अच्छा होता अगर आप लोग कल आती। अच्छा हुआ कि हम लोग चले आए। अभी घंटे भर में खुद जोसिमोव आपको सारा हाल बता जाएगा। वह नशे में नहीं है, और मैं भी नशे में नहीं रहूंगा। और मुझे इस बुरी तरह नशा चढ़ा तो क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहस में उलझा लिया, लानत हो उन पर। मैंने कसम खाई थी कि कभी बहस नहीं करूंगा। ऐसी खुराफातें उछालते हैं लोग कि बस मेरी तो हाथापाई होते होते रह गई। मैं वहां चाचा को छोड़ आया हूँ, वह सब कुछ संभाल लेंगे। आप यकीन करेगी, उनकी जिद यह है कि किसी आदमी की अपनी कोई अलग हस्ती होनी ही नहीं चाहिए, और इसी में उनको मजा आता है कि वे जो कुछ हैं वह न रहें, और जो कुछ भी हैं उससे जितना भी हो सके अलग लगने लगें। इसी को वे प्रगति की चरम सीमा मानते हैं। अगर यह बकवास उनकी अपनी होती तब भी बात थी, लेकिन है ये। सुनो, पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना ने उसे दबी जबान में बीच में टोका। लेकिन इस चीज ने आग में घी का काम किया। आप क्या समझती हैं? रजुमिखिन पहले से भी ऊंची आवाज में बोला। आप समझती हैं, मैं उन पर इस बात के लिए बरस पड़ता हूँ कि वे खुराफातें उछालते हैं? कतई नहीं। मैं तो यह चाहता हूँ कि वे बकवास करें। मनुष्य का यही तो ऐसा विशेषाधिकार है जो पूरी सृष्टि में किसी और प्राणी को नहीं मिला है। आप झूठ बोलकर ही सच्चाई तक पहुँचते हैं। मैं इंसान इसलिए हूँ कि मैं झूठ बोलता हूँ। आप कभी किसी सच्चाई तक पहुँच ही नहीं सकते जब तक उससे पहले 14 बार झूठ न बोल लें, और कौन जाने 114 बार बोलना पड़े। अपने ढंग से यह सम्मान की बात भी है, लेकिन हम झूठ भी तो अपने ढंग से नहीं बोलते। बकवास करो, लेकिन वह तुम्हारी अपनी बकवास हो, और मैं तुम्हारे कदम चूम लूंगा। अपने ढंग से झूठ बोलना किसी दूसरे के ढंग से सच बोलने से अच्छा है। पहली हालत में आप इंसान होते हैं, दूसरी हालत में आप तोते से बढ़कर कुछ नहीं होते। सच्चाई तो आपसे बचकर जा नहीं सकती, कभी ना कभी तो हाथ लगेगी ही, लेकिन गलतियों से डरने की वजह से जिंदगी घुटन की शिकार हो सकती है। बहुत सी मिसालें मिलती हैं इसकी, और इस वक्त हम क्या हैं विज्ञान में, विकास में, चिंतन, आविष्कार, आदर्शों, उद्देश्यों, उदारवाद, विवेक, अनुभव, और हर चीज में, हर एक चीज में, हर बात में हम सभी स्कूली बच्चे हैं। दूसरों के विचारों के सहारे जीना हमें अच्छा लगता है, इसी की हमें आदत जो पड़ गई है। ठीक बात है न? मैं ठीक कह रहा हूँ न? रजुमिखिन दोनों महिलाओं के हाथ जोर से दबाकर हिलाते हुए चिल्लाया। आह, मुझसे क्या पूछे हो? मुझे पता भी नहीं, बेचारी पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना बोली। हाँ हाँ, सच कहते हैं। हालांकि मैं आपकी हर बात से सहमत नहीं हूँ, अवदोत्या रोमानोवना ने सच्चे दिल से कहा। अचानक उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई, क्योंकि उसने उसका हाथ इतने जोर से दबाया कि तकलीफ होने लगी। सच जो आपने कहा सच है। अरे, अब तो आप, वह मंत्रमुग्धा होकर चिल्लाया, आपने की शुद्धता, विवेक और उत्कृष्टता का स्रोत हैं। अपना हाथ इधर लाइए, और आप भी लाइए। मैं आपके हाथों को चूमना चाहता हूँ, अभी यहीं, घुटनों के बल बैठकर। ये कहकर वह घुटनों के बल वहीं सड़क की पटरी पर बैठ गया। खैरियत हुई कि उस वक्त वहां कोई था ही नहीं। बस रहने दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। तुम कर क्या रहे हो? पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना दुखी होकर चिल्लाईं। उठिए उठिए, दुनिया ने भी हंसते हुए कहा, हालांकि वह परेशान भी हो रही थी। मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप मुझे अपना हाथ नहीं चूमने देंगी। ये बात हुई,
लीजिए, मैं उठ गया और अब चलिए। मैं अभागा बेवकूफ़ हूँ, आपके लायक नहीं हूँ और ऊपर नशे में भी हूँ, और मैं शर्मिंदा भी हूँ। मैं आपसे प्यार करने लायक नहीं हूँ, लेकिन आपके सामने सर झुकाना हर उस आदमी का फर्ज है जो बिल्कुल ही जानवर न हो। तो मैं अपना यह फर्ज पूरा कर चुका। ये रही आपकी रहने की जगह, और सिर्फ इसी की वजह से रोद्या ने आपके उस प्योत्र पेत्रोविच को भगा दिया, जो ठीक ही हुआ। उसकी यह मजाल, आपको ऐसी जगह में रखने की उसे हिम्मत कैसे पड़ी? कितनी शर्मनाक बात है। आप जानती हैं यहाँ कैसे कैसे लोग किराएदार रखे जाते हैं और आप उसकी मंगतेर। आपसे उसकी सगाई हुई है न? अच्छी बात है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि आपका मंगेतर पक्का बदमाश है। मिस्टर रजुमिखिन, आप भूल रहे हैं कि पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना कुछ कहने जा रही थीं। जी हाँ, आप ठीक कहती हैं, मैं अपने आप को भूल गया था। मैं अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा हूँ, रजुमिखिन ने जल्दी से माफ़ी मांगते हुए कहा। लेकिन आप ऐसी बातें कहने पर मुझसे नाराज मत हों, इसलिए कि मैं ये बातें सच्चे दिल से कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो तो बड़ी शर्म की बात होगी, दरअसल इसलिए नहीं कि मुझे आपसे खैर, मैं इसकी वजह नहीं बताऊंगा, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आज जब वे तशरीफ लाए तो हम सबने देखा कि वे हमारी बिरादरी के आदमी नहीं हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने नाई के यहाँ जाकर बालों में घूंघर डलवाए थे, इसलिए भी नहीं कि उन्हें अपना सारा इल्म हम लोगों पर झाड़ने की जल्दी थी, बल्कि इसलिए कि वे सूम हैं, सटोरे हैं, मक्खीचूस हैं और पक्के मस्खरे हैं। ये बात एकदम साफ है, आप उन्हें बहुत होशियार समझती हैं। जी नहीं, वे बेवकूफ़ हैं, सरासर बेवकूफ़। और आपका उनका क्या जोड़, भगवान बचाए। देवियों, आप लोग समझ रही हैं न? अचानक उनके कमरों की ओर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वह रुक गया। हालांकि वहां मेरे सभी दोस्त शराब पिए हुए हैं, लेकिन वे ईमानदार हैं, और हालांकि हम सब लोग बहुत सी बकवासें करते हैं, मैं भी करता हूँ, पर हम लोग इसी तरह बातें करते करते आखिरकार सच्चाई तक पहुँचेंगे, क्योंकि हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन आपके प्योत्र पेत्रोविच, वे सही रास्ते पर नहीं हैं। हालांकि मैं अभी उन लोगों को हर तरह की गालियां दे रहा था, लेकिन मैं उन सब की इज्जत करता हूँ। मैं जमेतोव की इज्जत तो नहीं करता, फिर भी वह मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अभी उसकी उम्र ही क्या है। और वह सांड जोसिमोव भी, क्योंकि वह ईमानदार आदमी है और अपना काम जानता है। लेकिन बस, अब जाने दीजिए, कहा सुना माफ़ कीजिए। माफ़ कर दिया न, अच्छी बात है, तो फिर आइए, चलें। मुझे ये रास्ता मालूम है, मैं यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ 3 नंबर में एक शर्मनाक वारदात हो गई थी। आप यहाँ कहाँ हैं? किस नंबर में? 8 में। अच्छा, तो रात को दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिएगा, किसी को भीतर आने मत दीजिएगा। अभी 15 मिनट में मैं सारा हाल लेकर आता हूँ और उसके आधे घंटे बाद जोसिमोव को लाऊंगा। आप देखती जाइए। तो मैं चला, भाग कर सीधे जाता हूँ। हे भगवान, यह क्या होने वाला है? दुनेचका चिंता और आश्चर्य के भाव से पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने अपनी बेटी से कहा। चिंता मत करो माँ, दुनिया ने अपना हैट और कोट उतारते हुए कहा। भगवान ने इस भले आदमी को हमारी मदद के लिए भेजा है, हालांकि यह सीधा शराबियों की महफिल से उठकर आया है। मेरी बात मानो, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। फिर रोद्या के लिए जो कुछ उसने किया है, आह दुनिया, भगवान जाने वह आएगा भी कि नहीं। मैं रोद्या को छोड़कर चली क्यों आई? क्या क्या मैंने सोच रखा था इस मुलाकात के बारे में, और हो क्या गया? कैसा कठोर था वह, जैसे हमसे मिलकर उसे कोई खुशी ही न हुई हो। उनकी आंखों में आंसू भर आए। नहीं, ऐसी बात नहीं है माँ, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम तो सारे वक्त रोती ही रही। सख्त बीमारी की वजह से उनका दिमाग ठिकाने नहीं है। असली वजह यही है। हाय, ये बीमारी, अब क्या होगा अब? और वो तुमसे बातें कैसी कर रहा था? दुनिया, माँ ने लाचारी की दृष्टि से बेटी की ओर देखते हुए कहा। वो अपनी बेटी के मन की बात जानने की कोशिश कर रही थी। दुनिया ने अपने भाई का पक्ष लिया तो उनकी आधी तसल्ली तो हो ही गई थी, क्योंकि इसका मतलब ये था कि उसने उसे माफ़ कर दिया था। मैं समझती हूँ कि कल वह इसके बारे में ठीक से सोच सकेगा,
माँ ने उसके विचारों की और भी थाह लेने की गरज से कहा। पर मैं समझती हूँ कि कल भी वह उस बात के बारे में यही कहेगा, अवदोत्या रोमानोवना ने जोर देकर कहा। पर सच तो यह है कि इससे आगे कहने को कुछ था भी नहीं, क्योंकि यह एक ऐसी बात थी जिस पर बात करते हुए पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना डर रही थीं। दुनिया ने आगे बढ़कर माँ को प्यार कर लिया। माँ ने भी कुछ कहे बिना उसे कसकर गले लगा लिया। इसके बाद वे बैठकर बेचैनी से रजुमिखिन के आने का इंतजार करने लगी और सहमी सहमी निगाहों से बेटी को देखती रहीं, जो दोनों हाथ सामने बांधे विचारों में डूबी कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। अवदोत्या रोमानोवना की आदत थी कि जब किसी बारे में सोचती थी तो इधर से उधर टहलती रहती थी और माँ को ऐसे पलों में खलल डालने से डर लगता था। नशे की हालत में रजुमिखिन का अचानक अवदोत्या रोमानोवना पर फिदा हो जाना हास्यास्पद था। लेकिन उसकी इस सनक से अलग बहुत से लोग अगर अवदोत्या रोमानोवना को देख लेते तो उसकी इस हरकत को ठीक ही समझते। खास तौर पर उस पल में जब वह दोनों हाथ सीने पर बांधे विचारमग्न और उदास टहलती होती थी। अवदोत्या रोमानोवना खासी खूबसूरत थी, लंबा कद, सुडौल, गठा हुआ शरीर और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ। उसका यह आत्मविश्वास उसके हर हाव भाव से झलकता था, हालांकि उसकी वजह से उसकी शालीन चाल ढाल और कोमलता में राई भर भी कमी नहीं आती थी। सूरत शक्ल में वह अपने भाई से मिलती थी, लेकिन उसे सचमुच सुंदर कहा जा सकता था। बाल गहरे बादामी रंग के थे, अपने भाई के बालों के रंग से कुछ ही कम गहरे। लगभग काली आंखों में गर्व और स्वाभिमान की चमक थी, लेकिन साथ ही उनमें कभी कभी असाधारण दयालुता का भाव भी स्पष्ट दिखाई देता था। रंग पीला तो था, लेकिन ये स्वस्थ पीलापन था। चेहरे पर ताजगी और स्फूर्ति की चमक थी। मुंह जरा छोटा था और नीचे का भरा भरा लाल होठ थोड़ी की तरह ही कुछ बाहर को निकला हुआ था। उसके सुंदर चेहरे में बस यही एक जरा सी असंगति थी, लेकिन इसकी वजह से उसमें एक विचित्र सा, अनोखा और दंभ का भ्रम पैदा करने वाला भाव आ गया था। उसकी मुद्रा उल्लासमय की बजाय हमेशा कुछ गंभीर और चिंतामग्न रहती थी, लेकिन मुस्कान, हल्की फुल्की, यौवनमय, चिंतामुक्त हंसी उसके चेहरे पर ऐसी फबती थी कि देखते बनता था। ये स्वाभाविक ही था कि रजुमिखिन जैसा सहृदय, खुले दिल का, भोला, ईमानदार, लंबे चौड़े दिलडौल वाला आदमी, जिसने पहले कभी उस जैसी किसी औरत को नहीं देखा था और जो उस वक्त पूरी तरह होश में भी नहीं था, फौरन उस पर फिदा हो गया। इसके अलावा ये भी एक संयोग ही था कि उसने दुनिया को पहली बार ऐसे समय देखा था जब अपने भाई के प्रति अपने प्रेम के कारण और उससे मिलने की अपार खुशी के कारण वह एकदम भिन्न रूप में दिखाई दे रही थी। बाद में रजुमिखिन ने भाई के अशिष्ट, क्रूर और कृतघ्नता भरे शब्दों पर आग बबूला होकर उसके निचले होठ को कांपते हुए भी देखा था और उसी वक्त उसकी किस्मत का फैसला हो गया था। लेकिन रस्कोल्निकोव की बेलगाम झटकी मकान मालकिन प्रस्कोविया के बारे में जब रजुमिखिन ने सीढ़ियों पर नशे में बात करते हुए ये कहा था कि उसे उसकी वजह से अवदोत्या रोमानोवना से ही नहीं बल्कि पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना से भी जलन होने लगेगी, तो उसने सच ही कहा था। पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना 43 साल की जरूर हो गई थीं, लेकिन उनके चेहरे पर उनकी पुरानी सुंदरता के निशान बाकी थे। वह देखने में सचमुच अपनी उम्र से बहुत छोटी लगती थीं, जैसा कि उन औरतों के साथ अक्सर होता है जो बुढ़ापे तक अपनी भावनाओं में शांति, संवेदनशीलता और शुद्ध निष्कपट सहृदयता बनाए रखती हैं। प्रसंगवश हम बता दें कि बुढ़ापे तक अपनी सुंदरता को कायम रखने का तरीका यही है कि इन सब गुणों को बनाए रखा जाए। उनके बालों में जहां तहां सफ़ेदी आने लगी थी और वे पहले जितने घने भी नहीं रह गए थे। आंखों के चारों ओर बहुत पहले से ही कोए के पंजे की शक्ल की झुर्रियां पड़ गई थीं और चिंता और कष्ट के कारण गाल पिचककर अंदर धंस गए थे। फिर भी उनका चेहरा सुंदर था। वे देखने में दुनिया का ही दूसरा रूप लगती थीं, बस उससे 20 साल बड़ी थीं और उनका निचला होठ बाहर की ओर निकला हुआ नहीं था। पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना भावुक तो थीं पर भावनाओं में सहज ही बह जाने वाली नहीं थीं। वे दब्बू थीं और आसानी से बातें मान लेती थीं, लेकिन बस एक हद तक। अपनी आस्थाओं के विपरीत भी वे बहुत कुछ मान लेने और दब जाने को तैयार हो जाती थीं, लेकिन ईमानदारी, सिद्धांत और गहरी आस्थाओं की एक सीमा थी, जिसे पार करने के लिए कोई भी चीज़ उन्हें मजबूर नहीं कर सकती थी।
रजुमिखिन के जाने के ठीक 20 मिनट बाद किसी ने धीमे से 2 बार जल्दी जल्दी दरवाजा खटखटाया। वह वापस आ गया था। मैं अंदर नहीं आऊंगा, मेरे पास वक्त नहीं है, दरवाजा खुलते ही उसने जल्दी से कहा। वह चुपचाप गहरी नींद सो रहा है, जैसे कोई बच्चा सो रहा हो। भगवान करे वह 10 घंटे तक ऐसे ही सोता रहे। नस्तास्या उसके पास है और मैं उससे कह आया हूँ कि जब तक मैं ना आ जाऊं, वो कहीं जाए नहीं। अब मैं जाकर जोसिमोव को लिए आता हूँ। वह आकर आपको सारा हाल बताएगा और उसके बाद आप लोग आराम से सो जाए, क्योंकि आप इतनी थकी हुई दिखाई दे रही हैं कि अब कुछ कर नहीं सकती। और यह कहकर वह गलियारे में भागा। कैसा मुस्तैद और वफादार नौजवान है, पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने खुश होकर कहा। बहुत ही अच्छा आदमी मालूम होता है। अवदोत्या रोमानोवना ने फिर कमरे में इधर से उधर टहलते हुए कुछ जोश से जवाब दिया। लगभग 1 घंटे बाद उन्हें फिर बाहर गलियारे से कदमों की आहट और फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार दोनों औरतें रजुमिखिन के वादे पर पूरा भरोसा करके राह देख रही थीं। वो सचमुच जोसिमोव को ले आने में सफल रहा था। जोसिमोव शराब की महफिल छोड़कर फौरन रस्कोल्निकोव के पास जाने को तैयार हो गया था, लेकिन वह बड़े संकोच और शंका के भाव से उन दोनों महिलाओं से मिलने आया, क्योंकि इस मस्ती की हालत में उसे रजुमिखिन पर भरोसा नहीं था। लेकिन ये देखकर कि वे लोग सचमुच किसी मसीहा की तरह उसकी राह देख रही थीं, उसके स्वाभिमान की भावना पूरी तरह तृप्त हो गई और उसे अपनी इस प्रशंसा पर खुशी भी हुई। वो वहाँ कुल 10 मिनट ही ठहरा होगा, पर इतनी ही देर में उसने पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना को पूरी तरह यकीन दिला दिया और उनकी पूरी तसल्ली कर दी। उसने गहरी हमदर्दी के साथ बातें की, लेकिन साथ ही उसके भाव में किसी महत्वपूर्ण परामर्श में भाग लेने वाले नौजवान डॉक्टर जैसा ठहराव भी था और भरपूर गंभीरता भी थी। उसने किसी भी दूसरे विषय पर एक शब्द भी नहीं कहा और उन दोनों महिलाओं के साथ अधिक घनिष्ठता स्थापित करने की जरा भी इच्छा प्रकट नहीं की। कमरे में कदम रखते ही वह अवदोत्या रोमानोवना के चकाचौंध कर देने वाले रूप को देखकर दंग रह गया, इतना कि वह वहां जितनी देर भी रहा, उसने कोशिश उसकी ओर कोई भी ध्यान न देने की ही की और सारे वक्त केवल पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना को संबोधित करके बातें करता रहा। इन सब बातों से उसे गहरा दिली संतोष मिल रहा था। उसने ऐलान किया कि उसकी राय में बीमार में इस समय काफी संतोषजनक सुधार आ रहा था। उसके मत में रोगी की बीमारी की वजह कुछ हद तक तो पिछले कुछ महीनों के दौरान उसकी दुर्भाग्यपूर्ण भौतिक परिस्थितियां थीं, लेकिन कुछ हद तक उसकी वजह नैतिक भी थी। एक तरह से वह अनेक नैतिक तथा भौतिक प्रभावों, चिंताओं, आशंकाओं, मुसीबतों, कुछ विचारों इत्यादि का नतीजा थी। कनखियों से ये देखकर कि अवदोत्या रोमानोवना उसके एक एक शब्द को ध्यान से सुन रही थी, जोसिमोव इस विषय पर और भी विस्तार से बातें करने लगा। जब पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने डरते डरते, कुछ चिंतित होकर, पागलपन के कुछ संदेह के बारे में पूछा, तो उसने सधी हुई पर निष्कपट मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि उसके शब्दों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, कि रोगी के दिमाग में निश्चित रूप से कोई एक विचार जमकर रह गया है, जो कुछ एक उन्माद मोनोमेनिया जैसी हालत है। वो जोसिमोव स्वयं इस समय डॉक्टरी की इस दिलचस्प शाखा का विशेष अध्ययन कर रहा था, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि रोगी आज तक सरसाम की हालत में था और यह कि उसके सगे संबंधियों के यहाँ मौजूद होने से उसके ठीक होने में मदद मिलेगी और उसका दिमाग दूसरी ओर हटेगा, लेकिन बस इस शर्त पर कि अब उसे कोई नया धक्का न पहुँचे। उसने अपनी यह आखिरी बात बड़े अर्थपूर्ण ढंग से कही। उसके बाद वह उठा और प्रभावशाली व विनम्र ढंग से झुककर उसने विदा ली। उस पर आशीर्वादों, हार्दिक कृतज्ञता के बोलों और प्रार्थनाओं की बौछार हो रही थी, और अवदोत्या रोमानोवना ने स्वयं उसकी ओर अनायास ही अपना हाथ बढ़ा दिया। जब वह बाहर निकला तो यहाँ आने पर बहुत खुश था और उससे भी ज्यादा खुश अपने आप से था। कल बात करेंगे, आप लोगों को भी तो सोना है, रजुमिखिन ने जोसिमोव के पीछे पीछे बाहर निकलते हुए अंत में कहा। मैं कल सुबह सारा हालचाल लेकर जल्द से जल्द आपके पास आऊंगा। जब वे दोनों बाहर सड़क पर आए तो जोसिमोव ने लगभग अपने होठ चाटते हुए कहा, लड़की है बड़ी मजेदार यह अवदोत्या रोमानोवना। मजेदार क्या कहा तुमने? मजेदार, रजुमिखिन गरजा और लपक कर जोसिमोव की गर्दन पकड़ ली।
खबरदार जो फिर कभी हिम्मत की। समझे? समझ गए न? उसने काला पकड़कर उसे झिंझोरते हुए और दीवार से भिड़ाकर दबाते हुए चीख कर कहा। सुन लिया तुमने? छोड़ मुझे, शराबी शैतान। जोसिमोव ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। फिर जब रजुमिखिन ने उसे छोड़ दिया तो वह उसे पहले तो घूरता रहा, फिर ठहाका मारकर हंस पड़ा। रजुमिखिन उसके सामने उदास सूरत बनाए गहरे विचारों में खोया हुआ खड़ा रहा। सच बात है, मैं भी पक्का गधा हूँ, उसने दुखी स्वर में जवाब दिया, लेकिन तुम भी। नहीं भाई, तुम्हारे जैसा नहीं। मैं कोई बेवकूफ़ी के सपने नहीं देख रहा। वे दोनों चुपचाप चलते रहे और जब रस्कोल्निकोव के घर के पास पहुंचे तो रजुमिखिन ने चिंतित होकर चुप्पी को तोड़ा। सुनो, उसने कहा, आदमी तो तुम लाजवाब हो, लेकिन दूसरी खराबियों के अलावा तुम्हारी एक खराबी और भी है, और वह मैं जानता हूँ, ये कि तुम बहुत लंपट आदमी हो, और सो भी घटिया किस्म के। तुम तबीयत के कमजोर, हर वक्त बौखलाए रहने वाले मुसीबत के मारे आदमी हो। तुमने दुनिया की हर सनक पाल रखी है, ऊपर से दिन ब दिन मोटे और काहिल होते जा रहे हो, और ये तुम्हारे बस की बात नहीं कि मिलती हुई कोई चीज़ छोड़ दो। इसे मैं इसलिए घटिया कहता हूँ कि इस रास्ते पर चलकर आदमी सीधा मोरी में जा पहुँचता है। तुमने अपने आप को इतना लुंज-पुंज बना रखा है कि मेरी समझ में यही नहीं आता कि तुम अभी तक एक अच्छे डॉक्टर हो कैसे, और वह भी लगन से काम करने वाले। तुम एक डॉक्टर परों से भरे हुए गद्दे पर सोते हो और रात को अपने मरीजों को देखने के लिए उठ भी जाते हो। बस 3-4 साल की बात और है, फिर तो मरीजों के लिए उठना भी छोड़ दोगे। लेकिन छोड़ो भी यह सब, असल बात यह नहीं है कि बात यह है कि आज रात तुम्हें यहाँ मकान मालकिन के फ्लैट में सोना है। मैंने मुश्किल से उसे राजी किया है और मैं रसोई में सोऊंगा। ये तुम्हारे लिए उससे जान पहचान बढ़ाने का बेहतरीन मौका है। तुम जो सोचते हो, वह बात नहीं है। उस तरह की राय भर भी बात नहीं है, बिरादर। मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा। यहाँ, बिरादर, तुम्हें मिलेगी विनम्रता, खामोशी, शर्मीलापन, घोर निष्कलंकता। फिर भी वह आहें भरती है और मोम की तरह पिघल जाती है, बस पिघलती रहती है। मुझे उससे बचा लो, कुछ भी करके बचा लो। वह तो पटाखा है, एकदम पटाखा। सच कहता हूँ, मैं तुम्हारा पाई पाई बदला चुका दूंगा, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। जोसिमोव पहले से भी ज्यादा जोर से ठहाका मारकर हंसा। अरे भाई, काबू से बाहर न हो। मुझे उससे क्या लेना देना। तुम्हें कुछ ज्यादा मुसीबत नहीं उठानी पड़ेगी, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। जो भी जी में आए उससे बकवास करते रहो, बस उसके पास बैठे उससे बातें करते रहो। तुम डॉक्टर भी हो, उसकी भी बीमारी का कुछ इलाज करो। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हें पछतावा नहीं होगा। उसके पास पियानो है, और तुम तो जानते ही हो, मैं बस थोड़ा बहुत सुर छेड़ना जानता हूँ। मुझे एक गाना याद है, ठेठ रूसी गाना, मैं खून के आंसू रोता हूँ। उसे इस तरह की खरी चीजें बहुत पसंद हैं, और हाँ, सारा किस्सा इसी गीत से शुरू हुआ। तुम तो बाकायदा पियानो वादक हो, उस्ताद हो, अपने वक्त के रूबिनस्टाइन हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें किसी तरह का पछतावा नहीं होगा। लेकिन तुमने उससे क्या कोई वादा कर रखा है? कुछ लिख कर दिया है शादी करने का वादा, या ऐसी ही कोई और बात? कुछ भी नहीं, कतई नहीं, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। इसके अलावा वो इस तरह की औरत है भी नहीं। चेबारोव ने इसकी कोशिश की थी। तो फिर छोड़ो उसे। लेकिन मैं उसे इस तरह छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते? कुछ ऐसी ही बात है कि नहीं छोड़ सकता। एक अजीब कशिश है उसमें, बिरादर। तो फिर तुमने उसे अपने ऊपर फिदा क्यों कर लिया? मैंने उसे फिदा नहीं किया, शायद अपनी बेवकूफ़ी में मैं खुद उस पर फिदा हो गया। लेकिन उसे इस बात की ज़रा सी भी परवाह नहीं कि तुम हो या मैं हूँ। बस कोई उसके पास बैठा आहें भरता रहे। ये, बिरादर, मैं सारी बात तुम्हें नहीं समझा सकता। देखो, तुम गणित अच्छी जानते हो, और आजकल उस पर काम भी कर रहे हो। उसे समाकलन गणित पढ़ाना शुरू कर दो, अपनी जान की कसम, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुमसे सच कहता हूँ, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो नजरें जमाए तुम्हें एकटक देखती रहेगी और साल भर तक आहें भरती रहेगी।
एक बार मैं लगातार 2 दिन तक उससे प्रशा की संसद के ऊपरी सदन की बातें करता रहा। किसी न किसी चीज के बारे में तो बात करनी ही थी, वह बस आहें भर भर कर पिघलती रही। पर मोहब्बत की बात भूलकर भी न करना, वह शर्मीली तो इतनी है कि दौरा पड़ जाता है। बस उसे इतना जता दो कि तुम्हारा किसी भी तरह वहां से उठने को जी नहीं चाहता, बस काफी है। वहां हद से ज्यादा आराम है, एकदम अपने घर जैसा लगता है। पढ़ो, बैठो, लेटो, लिखो, जो जी चाहे करो। कभी कभार थोड़ा प्यार भी कर सकते हो, मगर हाथ पांव बचाकर। लेकिन मुझे उससे क्या लेना देना? आह, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? देखो, बात यह है कि तुम्हारी जोड़ी लाजवाब रहेगी, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हो। तुम्हारे बारे में मैंने पहले भी सोचा था। आखिर तुम्हें पहुंचना तो यही है। तो क्या फर्क पड़ता है, जल्दी पहुंचो या देर में पहुंचो, यहाँ परों से भरे गद्दों वाली कुछ बात है, मेरे भाई। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, यहाँ एक कशिश है। यहाँ आकर दुनिया खत्म हो जाती है। समझो कि यह लंगर डालने की जगह है, चैन से रहने की जगह है, जहाँ न कोई झगड़ा है न झंझट। यही धरती की धुरी है, वह 3 मछलियाँ जो धरती को अपने ऊपर रोके हुए हैं। बेहतरीन पकवान, जायकेदार कबाब, शाम को दहकते हुए समोवार से चाय की चुस्कियाँ, ठंडी ठंडी आहें और गर्म शॉल, और सोने के लिए आतिशदान के ऊपर गर्म चबूतरा। ऐसा सुख मिलता है जैसे मर चुके हो और फिर भी जिंदा रहते हो एक साथ, दोनों चीजों का मजा। खैर बिरादर, छोड़ो ये बातें, मैं भी कहाँ की बकवास लेकर बैठ गया। अब सोने का वक्त हो गया है। सुनो, रात को कभी मेरी आंख खुली तो मैं जाकर उसे देख लिया करूँगा। वैसे कोई जरूरत नहीं है, सब तो ठीक ठाक ही है। तुम कोई फिक्र ना करो, वैसे तुम्हारा जी चाहे तो एक बार तुम भी झांक लेना। लेकिन अगर कोई बात दिखाई दे, सरसाम हो या बुखार, तो मुझे फौरन जगा लेना। वैसे कोई जरूरत पड़ेगी नहीं।